वेव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला था वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, बट मैंने ये बताया था कि एक मिसगाइडिंग फॉर्मूला है, निकालने का तरीका तो ये होगा, बट वेव की वेलोसिटी इस पर डिपेंड करती नहीं है। वो करती थी मीडियम के दो फैक्टर्स पे, एक होता था इनर्शियल फैक्टर और एक होता था इलास्टिक फैक्टर। बेस्ड ऑन दैट हमने डेरिवेशन किए थे स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, फ्लूइड्स, सॉलिड, और करने का मेथड चैप्टर 2 वाला यूज किया था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से उठाया था, याद है? तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना था? v इज इक्वल टू अंडर रूट, हमेशा ऊपर हमारा कौन सा फैक्टर होता था? इनर्शियल फैक्टर, नहीं इलास्टिक फैक्टर, सॉरी, ये लिखवाया था उस दिन मैंने, नहीं तो लिख लेना, इलास्टिक फैक्टर। और हमेशा नीचे क्या होता था? इनर्शियल फैक्टर। अब इन केस ऑफ स्ट्रिंग इलास्टिक फैक्टर क्या था? टेंशन। इनर्शियल फैक्टर क्या था? म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो देखो उसका फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको सिर्फ कितना याद रखना है, मीडियम के अगर आपको इलास्टिक फैक्टर पता है और इनर्शियल फैक्टर, तो इस फॉर्मूले में जाके वैल्यू रख देना, डिराइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड वाला केस था स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। सॉलिड के केस में हमारा इलास्टिक फैक्टर क्या बन जाता था? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इनर्शियल फैक्टर बन जाता था डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला उस केस का बन जाता था इन केस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 292 पर। जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए उनको याद होना चाहिए, ऐसा हमने कुछ डिराइव किया था। ओके, सो आज अब देखो, स्पीड जो वेव की हम निकालना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं एयर में। वैल्यू क्या होता होगा एयर में स्पीड ऑफ साउंड का? तो पहले एयर किसके अंदर आती है? फ्लूइड। और फ्लूइड के केस में इनर्शियल फैक्टर बन जाता था बल्क मॉड्यूलस, और सॉरी इलास्टिक फैक्टर बन जाता था बल्क मॉड्यूलस, एंड इनर्शियल फैक्टर डेंसिटी रहता था। तो दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव इन फ्लूइड्स। पॉइंट नंबर 4, ये याद रखना है कि एयर में अगर आपको स्पीड निकालना है साउंड का, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में है बल्क मॉड्यूलस और डिनोमिनेटर में डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये हमने डिराइव लास्ट क्लास में ही कर लिया था फॉर्मूला। तो मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड इन केस ऑफ फ्लूइड, तो आपको पता होना चाहिए अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। तो अब आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, ये सब तो मैंने पिछली क्लास में करवा दिया है, मैं बड़ा इंसान हूं, मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवाइज भी करवा दिया। अब आती है बात, किन्होंने ये हिम्मत की कि हम साउंड की स्पीड निकाले वैक्यूम एयर में? तो पहली हिम्मत की गई थी न्यूटन के थ्रू। न्यूटन भाई साहब ने कुछ सोचा, एंड बेस्ड ऑन दैट सोच उन्होंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, वैल्यू भी लेके आ गए, बट वैल्यू आ गई गलत। वैल्यू उनकी 15% के एरर के साथ आ रही थी, मतलब उन्होंने जो सोच रखी थी वो थोड़ी सी गलत थी, और उस गलत सोच को सही किसने कर दिया? लाप्लेस ने आके। तो पहले हम न्यूटन के तरीके से डिराइव करेंगे, और क्या मिस्टेक उसने की थी और कहां से ये चीज सही हुई, फिर लाप्लेस का पार्ट करेंगे। ये लाप्लेस वाला पार्ट एग्जाम में आता है बहुत बार, तो उसको टिक करके रखो अपने नोट्स में, कि जब वो पेज खुले तो आपको क्लिक हो कि नहीं यार ये तो पढ़ना है। अभिनव सर ने टिक करवाया था क्लास में। अब पहले तो आपको नीचे 292 पेज पे कुछ ओपन एरिया दिख रहा होगा, खुला खुला, जहां पे लिखा जा सकता है, वहां लिखो न्यूटन की सोच। ये मत लिख देना, न्यूटन की सोच क्या थी वो लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, when sound wave propagate in air, according to Newton,
when sound wave propagate in air, C and R are formed. क्या होते हैं C and R? Compression and ये नहीं बताऊंगा मैं. हाँ ठीक है, याद आ जाना चाहिए. So according to Newton, when sound waves propagate in air, compression and rarefaction C and R are formed. Full stop. He assumed that the process is very slow, very slow. इस पे अंडरलाइन हो जानी चाहिए आपकी. He assumed that the process is very slow. यही उसकी गलती हो गई थी, बट ठीक है, हमको पढ़ना है. He assumed that the process is very slow and the heat produced during compression is given to surrounding. Heat produced during compression is given to surrounding, and heat loss during rarefaction is gained from the surrounding. Comma. So the temperature remains constant. And wave propagate through an isothermal process. ये थी न्यूटन की सोच. कोई समझा सकता है जो मैंने लिखवाया अभी तक? देखो, आज जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, यह आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा जितना अगर आपने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को अच्छे से पढ़ा था. तो वो पेज पे मैंने हर प्रोसेस में 7 से 8 पॉइंट लिखवाए होते थे. फ्लोट क्या होता है, स्लोप क्या होगा, उसका इंडिकेटेड डायग्राम कैसा बनेगा, एग्जाम्पल क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस याद करो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकलवाया था वहां पर. अगर वो आपको क्लियर है तो आज मैं आपको अभी एटलीस्ट 30-45 मिनट्स कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला. तो बेटर है नोट्स का वो वाला पेज खोल के रखना जहां पर आपके आइसोथर्मल और एडियाबेटिक वाली चीजें दी गई है. पेज नंबर 29, पता नहीं, मुझे नहीं पता. चैप्टर नंबर 12 आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस को खोल के रखना. अटेंड, आई होप सबने किया है. वो किया है ना? मैंने उसमें लिखवाई भी थी चीजें, स्लोप डिराइव करवाया था, वर्क डन डिराइव करवाया था. अगर वो स्लोप का डेरिवेशन भी आपके पास लिखा हो तो बहुत जोरदार बात, मतलब सही चीज बैठ जाएगी अगर लिखा हुआ है तो. यस हार्वी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा मेरा स्टेटमेंट जो मैंने बोला था अभी तक. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, when sound wave propagate in air, C and R are formed, that is compression and rarefaction. He assumed that the process is very slow and the heat produced during compression is given to surrounding and the heat loss during rarefaction is gained from the surrounding. इसी की वजह से so the temperature remains constant and wave propagate through an isothermal process. ऐसा मैंने लिखवाया है. अब मैं ये पूछ रहा था आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया. ये पूरा उस चीज पे डिपेंड करेगा कि चैप्टर 12 कितने अच्छे से पढ़ा गया था. हाँ, ये वीडियो ऑन कर पहले तो. वीडियो ऑन कर, फिर मैं अनम्यूट कर देता हूँ तुझे. हाँ तो करके बता दे एक बार 2 मिनट. मैं क्या रिस्क नहीं लेता आजकल, वैसे ही ले लेके
प्रॉब्लम ही आती है और कुछ नहीं। कर ले बंद, बस जा, खुश हो जा। हाँ सर, न्यूटन ने ऐसा कहा कि अ, जब भी गैस ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होगी वो आइसोथर्मल प्रोसेस की होगी। मींस आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो उन्होंने कहा कि कंप्रेशन होगा तो हीट होगी ना वो रिलीज होगी, और रेफ्रिक्शन होगा तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे नलिफाई होकर टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। वेरी गुड। देखो, सबसे पहले तो न्यूटन ने ये जो साउंड ट्रैवल करता है एयर में, उस पूरी प्रोसेस को क्या माना? आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल के पेज पे जाओ, कंडीशन देखो आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल की कंडीशन में क्या लिखा है? प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, जिसका एक फैंसी नाम पढ़ा था हमने, क्वासी स्टैटिक, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा भी था। तो अगर प्रोसेस स्लो है, चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स ये सिखाता है, जब कभी भी गैस कंप्रेस होती है सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब कभी भी गैस एक्सपांड होती है टेम्परेचर कम होता है। ये चैप्टर 12 में हमने बात की थी, पढ़ोगे तो याद भी आ जाए, पर अभी के लिए याद रख लो। जब भी गैसेस कंप्रेस होगी टेम्परेचर राइज होगा, और गैसेस कंप्रेशन के केस में, और जब भी एक्सपांड होगी, एक्सपांड मतलब गैस दूर दूर जाएगा, रेयरफेक्शन, वहां पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है। अब न्यूटन ने क्या सोचा कि ये जो एयर में आर एंड सी बन रहे हैं, ये इतने स्लोली बन रहे हैं कि कंप्रेशन में प्रोड्यूस हुई हीट को सफिशिएंट टाइम मिलता है सराउंडिंग में जाने का, और रेयरफेक्शन में जो हीट लॉस होता है वहां से ये आराम से टाइम मिलता है कि वो हीट इधर आएगी। इधर का टेम्परेचर जो बढ़ा था वो कम हो जाता है क्योंकि हीट बाहर चले जाती है, और इधर का टेम्परेचर जो कम हुआ था वो इस बाहर की ली हुई हीट से बढ़ जाता है। बेसिकली पूरी प्रोसेस के दौरान उन्होंने क्या बोला? टेम्परेचर कैसा रहा? कांस्टेंट। जहां का बढ़ा था वहां का कम हो गया वापस से, जहां का कम हुआ था वहां का बढ़ गया, और ओवरऑल गैस या साउंड जो ट्रैवल किया एयर में, वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली किया? आइसोथर्मल। अब उन्होंने जब प्रोसेस को आइसोथर्मल माना, तो उसी पेज पे आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी मैंने बताई थी आइसोथर्मल की, क्या होती है? जस्ट रेज हैंड। एक एक चीज है जो आपको पेज पे से देखेंगे, बोलने के लिए कह रहा हूं मैं। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस? यस तनिषा। PV is equals to constant. वेरी गुड। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का यूज करके क्या स्लोप डिराइव किया था उस पेज पर? कुलवीर को लग रहा होगा सर ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, है ना कुलवीर? नहीं सही बात है, क्योंकि तू क्लास ज्वाइन तो शायद उसके बाद में हुआ था। मैं तो ज्वाइन अभी लास्ट टू लास्ट सेशन में हुआ था। हाँ मुझे पता है, तू 15 चैप्टर से इस क्लास में आया है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करवाते थे कुछ। उधर स्लोप डिराइव किया था डीपी बाय डीवी, क्या आया था इसका वैल्यू? यस प्रीत। Minus P by V. माइनस का पी बाय वी। और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिराइव करवाया था, कि अगर इस v को उधर भेज दिया जाए तो ये बन जाता था v dp बाय dv विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे रह जाता था प्रेशर, और इस पूरे को हम बोलते थे बल्क मॉड्यूलस। चैप्टर नंबर 9 का फॉर्मूला है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या वहां उस पेज पे कहीं दिख रहा है? न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रेशर के बराबर आया है, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन कहीं तो मिलेगा। अब ये सब मैं क्यों आपको याद दिला रहा हूं या बता रहा हूं? दर्श, स्पीड का फॉर्मूला बता फ्लूइड में क्या आता है? अभी जो पिछले पेज पे मैं रिवाइज करवा रहा था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन फ्लूइड? ये दर्श तो भाग गया, नहीं यही है। अरे दर्श प्लीज बता दे यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देख के बता सकता है तो देख के बता दे।
3-4 फॉर्मूले लिखे मैंने, कौन सा फ्लूइड के लिए था? यस मोक्ष, तू ही बता दे। Sir, under root of bulk's modulus upon density. अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। Density. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमारे पास है स्पीड का, बट इन केस ऑफ या इन न्यूटन्स पॉइंट ऑफ व्यू बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है? अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर। यहां पे क्या आ गया? अंडर रूट पी बाय रो। नाउ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, प्रेशर का वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। याद है, चैप्टर 10 से यूज करते आ रहे हैं ये वैल्यू। और डेंसिटी होती है एयर की 1.3 kg/m³। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखी तो वेलोसिटी आई 290 मीटर्स पर सेकेंड न्यूटन के अकॉर्डिंगली। कितनी आई? 290, विच इज रॉन्ग। 15% के एरर के साथ ये आई है। इस वजह से सोचना पड़ा कि क्या चीज, क्योंकि एक्चुअली जब प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली गई थी साउंड की तो वो आती थी 331 से 340 मीटर्स पर सेकंड के आसपास, इतनी आती थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। इसकी आ रही थी 290, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, इतना भी एरर नहीं आ सकता। कुलवीर, क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट करना, तो मैं तुझे इसका सोर्स बताऊंगा, तुझे ये कैसे पता लगेगा। अभी क्या मैं ये सब चीजें वापस डिराइव करने बैठ गया तो क्लास में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? बट तू मुझसे कांटेक्ट करना अभी क्लास के बाद। ये वाला पार्ट जिसने चैप्टर 12 अटेंड किया था उसको क्लिक हुआ। ये बेसिकली प्रोसेस का नाम सुन के आपको पता लग जाना चाहिए कि उसमें बल्क मॉडुलस का वैल्यू किसके बराबर होता है। If your process is isothermal, then bulk modulus is numerically equal to pressure. मैंने डिराइव नहीं करवाया, दैट डजंट मीन कि आपको करना नहीं होगा एग्जाम में। अगर आपको न्यूटन का आता है तो ये आपको सेम स्टेप जो चैप्टर 12 में आपने स्लोप निकालने के किए थे वो वापस से करने ही पड़ेंगे। ये सब स्टेप्स क्लियर है? कर लोगे, इतना मान लू ना, कर लोगे, क्योंकि मैंने एक बार करवा रखा है। नहीं तो चैप्टर 12 के वीडियो लेक्चर में जाके देख लेना, उसमें सब कुछ करवा रखा है मैंने ये वाला पार्ट। ओके, अब आया लाप्लेस, और लाप्लेस ने अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वो पॉइंट ऑफ व्यू 293 पे जो नीचे थोड़ा खाली खाली एरिया दिया है वहां पे लिख लो। He assumed that the process of compression and rarefaction, he assumed that the process of C and R occurs at very fast rate, and no exchange of heat takes place. अगर हीट एक्सचेंज होगी नहीं तो कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमको अभी हेतवी ने बताया था, वो नलिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा, नलिफाई हो नहीं पाएगी चीजें। सो द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, and the propagation of sound in gas is an adiabatic process. So the temperature does not remain constant and the propagation of sound in gas is an adiabatic process. मतलब न्यूटन की गलती क्या थी? प्रोसेस को आइसोथर्मल मानना, और प्रोसेस एक्चुअल में क्या थी? एडियाबेटिक। अब अगर एडियाबेटिक वर्ड सुनो तो क्या क्लिक होता है? एडियाबेटिक में क्या क्या चीजें होती थी? पहली चीज क्लिक होनी चाहिए, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। डेल्टा क्यू 0 होता था एडियाबेटिक प्रोसेस का, चैप्टर नंबर 12। डेल्टा क्यू का वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस में 0 होता था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
अगर ये 0 हो जाता था तो ये डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। याद आया? ऐसा कुछ। फिर इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती थी वो बताना जरा। इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या सारी थी? PV raised to gamma. ये डिराइव करके नोट्स में दिया है पर मैंने करवाया नहीं था। किसी को लग रहा है सर डेरिवेशन याद नहीं आ रहा तो इसलिए लगा कि करवाया, क्योंकि ये आता नहीं है एग्जाम में। मैंने बोला था अगर आपको स्कूल में पूछने वाले हो तो मुझसे सीख लेना, इंटीग्रेशन ही है। बट मैंने बताया था कि आपको डायरेक्टली याद रखना इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने बात किया था स्लोप का। स्लोप कितना आया था एडियाबेटिक का? डीपी बाय डीवी का वैल्यू, या बोल सकते हो कितना टाइम्स ज्यादा था आइसोथर्मल से? क्या सारी थी? Minus gamma P. माइनस गामा, हाँ मतलब ऐसा बोल सकती है, माइनस गामा पी। मतलब यहां का स्लोप जो होता था वो क्या होता था? पी बाय वी माइनस में इधर का क्या ज्यादा आता था? गामा टाइम्स। गामा क्या होता था? सीपी बाय सीवी का रेशो। ये सब चीजें 12 चैप्टर में मैं बता चुका हूं। और जब इससे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बनाया जाता था तो वो कितना आ जाता था? गामा टाइम्स पी। मतलब इन दिस केस जो बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर आता था फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, वो कितना टाइम्स ज्यादा हो जाता था? गामा टाइम्स। तो यहां पर एक्चुअली क्या चीज मिसिंग हो रही थी? बल्क मॉड्यूलस की जगह प्रेशर नहीं आएगा, बल्क मॉड्यूलस की जगह गामा टाइम्स प्रेशर आना चाहिए था, जो न्यूटन भाई साहब ने मिस कर दिया। गामा पी, बल्क मॉड्यूलस की जगह लिख दिया गामा पी, नीचे रो एज इट इज। अब एयर की बात हो रही है तो एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस होती है? नाइट्रोजन परसेंटेज वाइज, फिर ऑक्सीजन, बोथ आर डायटोमिक गैस। अगर चैप्टर 13 कितनों ने पढ़ लिया था एक्स्ट्रा क्लास में आके? जस्ट गिव मी थम्स अप। ओके, प्रीत ने पढ़ लिया, आदित्य ने पढ़ लिया है, गुड। और किसी ने नहीं पढ़ा था एक्स्ट्रा क्लासेस में? 4 बार करवाया था आके। दर्श ने भी किया है, अच्छा हितवी उदय ने भी कर लिया है, ठीक है ठीक है। रेनी, अरे इस वजह से थम्स अप ऐसा तो नहीं हो रहा है सर पूछ ना ले क्वेश्चन इसलिए हम देते ही नहीं है? अरे ऐसा मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है। किया है लोगों ने, जिन्होंने किया है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको मानना पड़ेगा कि फॉर डायटोमिक गैस गामा का वैल्यू होता है 7/5 फॉर डायटोमिक। मोनोएटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक तीनों के लिए वहां डिराइव किया जाता है। तो फॉर डायटोमिक गैस गामा का वैल्यू 7/5 होता है। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 7/5। एसटीपी पे प्रेशर तो वही रहेगा 1.013 इंटू 10⁵5। डेंसिटी भी वही रहेगी 1.3। इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया 331 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसलिए बोला गया कि भाई लाप्लेस ने जो प्रोसेस कंसीडर की है कि जो साउंड ट्रैवल करता है एयर में, वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली करता है? एडियाबेटिक, ना कि आइसोथर्मल, क्योंकि वैल्यू सही आ रही थी। नोट्स में ये जो गामा टाइम्स पी है या ये पी है, ये डिराइव करके दिया है। मैंने क्यों नहीं करवाया? बिकॉज मैंने बोला मैंने चैप्टर 12 में करवाया था, मैंने उधर मेहनत की हुई है अच्छे से। तो किसी को अगर वो वीडियो ना मिल रहा हो वो सब देख लेना। प्रीत, ये चैप्टर 13 से आता है। डायटोमिक कैसे पता लगा ये पूछ रही है। हम एयर में निकाल रहे हैं साउंड का स्पीड, और एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कैसी गैस होती है? N2O2, बोथ आर डायटोमिक। मोर देन 95% तो ये है। तो इसलिए हमने माना कि भाई ये गामा का वैल्यू हमको डायटोमिक का लेना पड़ेगा, और ये चैप्टर 13 में डिराइव करवाया जाता है। 7/5 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ओके गुड। सो ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है 293 पेज पे, पेज वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पेज पे आपको दिए हुए इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट, ये आपको रीड करना है कि प्रेशर, देखो ये जो वैल्यू होती है ये याद रखना, साउंड की स्पीड हर वक्त
331 या 340 नहीं होगी। प्रेशर डेंसिटी के वेरिएशन के साथ साथ, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ स्पीड चेंज होती रहती है। ये जो वैल्यू आती है वो किस पर आती है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड के लिए पीछे पॉइंट नंबर 8 में 4 पॉइंट दिए हैं कि अलग अलग फैक्टर को चेंज करने से अगर फर्क पड़ता है तो बताया गया होगा, नहीं पड़ता है तो भी बताया गया होगा। ये आपको रीड करके पूछना है अगर समझना है। तो यहां से आपको एप्लीकेशन बेस्ड में हेल्प मिलेगी आंसर करने के लिए। जिसकी एग्जाम नजदीक आ रही है, मैं कब पहले से बोल रहा हूं, जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा क्लासेस में लिए थे उनके वीडियोस है, तो पहले से देखकर खत्म कर दो। डाउट से तो पूछ लो, ऑनलाइन डाउट से तो ऑनलाइन ले लेंगे, ऑफलाइन आके लेना चाहते हो इंस्टीट्यूट पे तो वहां पर भी हो जाएंगे। बट अब पूछना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं कैसे आपके दिमाग में घुसूंगा एग्जाम के अकॉर्डिंगली। दूसरा, सभी को फुल कोर्स टेस्ट पेपर लिखने हैं। मैंने आपको ग्रुप पे भिजवा दिए 3 फुल कोर्स पेपर। वो तीनों फुल कोर्स आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो चुके हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी मैंने भिजवाया था कि ये अपलोड कर दिए हैं, उनको सॉल्व करो और डाउट्स लेके आओ। अगर आपने अपनी एग्जाम के पहले, मेरे पास 5 फुल कोर्स पेपर्स हैं, हर फुल कोर्स पेपर में होते 33 क्वेश्चन, इंटू 5 करोगे हो जाएगा 165। देख लेना 165 क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम के पहले पेपर्स के थ्रू रेडी कर लेते हो, तुम्हारी स्कूल की एग्जाम में देखना आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से होंगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो बेटर है टाइम पे सोच लो कि एग्जाम में ना सोचना पड़े। तो पेपर इसलिए दिए कि सॉल्व करने बैठ जाओ, जो नहीं आए वो दो। और एज अ टेस्ट लिखने हैं आपको, मेरे पास एडिशनल इसलिए बचे हुए 2 पेपर मैंने आपको भेजे नहीं है, वो एज अ टेस्ट आपको लिखने चाहिए। तो अपनी एग्जाम से पहले मैं वैसे स्लॉट्स बनवा के दे दूंगा इंस्टीट्यूट के कि आप इन टाइम पर आके वो टेस्ट लिख सकते हो, बट खुद की पढ़ाई की ओनरशिप तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। मैं प्रेशर करूं, आप सोचो पेरेंट्स का काम है, तो वो नहीं है। स्टडी आपकी ओनरशिप है, आपको लेना पड़ेगा कि मुझे टेंशन है मेरी एग्जाम के लिए, मुझे प्रिपरेशन चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि ये हेल्पफुल बहुत है, मेरे पास सॉल्यूशंस तक रेडी है इनमें जो 3 मैंने तुम्हें दिए हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि यार ये एफर्ट्स डाल रहा है तो मैं हेल्प करूं। सब चीजें थोड़ी ना पकी पकाई दूंगा। तो डाउट्स पूछो, आओ इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो, ऑनलाइन नहीं आना है तो घर पे बैठ के करो, बट इन शॉर्ट होना चाहिए। आप जो पेपर्स चैप्टर्स पढ़ रहे हो वो चैप्टर्स पूरे खत्म करना और ये 165 क्वेश्चन खत्म करना बराबर होता है, क्योंकि इसमें सब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए हैं। स्कूल में तो 33 आएंगे ना, 165 थोड़ी ना आएंगे। बहुत चांसेस है वो 33 इन 165 में से हो। पूरा श्योरिटी तो कोई नहीं देता भाई, 70 का तो है ना पेपर आ जाएगा एज ए टेस्ट। टीचर की भी तो अपनी दिमाग कहीं ना कहीं से डाल देगी, बट मेरे हर साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड डीपीएस हो जाएगा, उद्गम है, और भी नॉर्मल जो स्कूल से बाकी आपके पेपर में आप देखोगे, अगर आपके पेपर में आज तक स्कूल में जो आप पेपर दे रहे थे उनमें नोट्स में से क्वेश्चन मिल रहे थे, तो इसमें डेफिनेटली मिलेगा। तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले पेपर सॉल्व करेगा कि भाई नंबर हमेशा पेपर सॉल्व करने से ही मिलता है, ये मान के रखिएगा। नोट्स एक लिमिट तक पढ़े जाते हैं, उसके बाद पेपर ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर आप लर्न कर रहे होते हो। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन दिख गया तो आपको एकदम से घंटी बजेगी, नहीं नहीं ये तो मैंने किसी पेपर में किया था, बिना सोचे समझे आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा। ये बहुत फायदा होता है। तो वो पेपर्स लिखो, स्वाति मैम को कांटेक्ट करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो स्वाति मैम आपकी उसमें हेल्प कर देगी। ठीक है, पेपर कब देना है कैसे देना है वो मैं आपको दिलवा दूंगा, बट अभी मैं
घर पे 3 पेपर भेज चुका हूं, सो दैट आप घर पे सॉल्व करने लग जाओ, डाउट्स निकाल के रखो, पूछ लो सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसका सोर्स बता दूंगा कैसे आपको समझना है, कैसे आएगा। बट अगर आप सोच रहे हो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल। कैसे कर लोगे? सॉल्व भी कर लोगे और लर्न भी कर लोगे? नहीं हो पाएगा। अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। एक दिन में 2 दिन के अंदर एक पेपर खत्म करना पड़ेगा। नॉट ओनली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वालों ने भी भेजा है, बायोलॉजी वालों ने भी भेजा है, नंबर वहीं से आ रहे होते। तो जितना बैंडविड्थ कम होता जाएगा उतना दिन में ज्यादा करना पड़ेगा। तो आज से स्टार्ट हो जाओ। अगर अभी तक ये हम एक्टिव नहीं हुए थे कि ऐसा भी कुछ है क्या ग्रुप पे, या ऐसा भी कुछ करना होता है क्या, तो मैंने आज आपको इन्फॉर्म कर दिया ऐसा करना होता है, तो नंबर आएगा एग्जाम में। सिर्फ नोट्स कितना पढ़ोगे, कितना ही पढ़ लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर करने और लिखने से कॉन्फिडेंस आता है। और कहीं दिक्कत हो रही है तो आपका नंबर, मेरा नंबर है सबके पास, कॉन्टैक्ट मी। ऑलराइट, सो अब डायरेक्टली 15.4 सेशन मैं करवाऊंगा। ये सारी थी, बोलो। सर जो पहला एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसमें लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो तो एडियाबैटिक के लिए नहीं है। प्रोसेस को एडियाबेटिक मान के हम बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू लेके आए थे, ये तो क्लियर है। अब ये फॉर्मूला, इसमें एडियाबेटिक हो या आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक होने से और कितना एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था, गामा पार्ट आ गया था एक्स्ट्रा बस, ठीक है। और प्रेशर बाय रो तो एज इट इज ही था। ओके। अब अगर किसी रीजन में प्रेशर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते होंगे, नजदीक आने पर डेंसिटी भी तो बढ़ गई। तो जिस अमाउंट से प्रेशर बढ़ रहा है उसी अमाउंट से डेंसिटी भी बढ़ जाती है, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यस। ओके, गुड। तान्या को अप्रिशिएट करूंगा मैं, तान्या ने इतना देर वीडियो किस चालू पूरे साल भर में नहीं किया जितना आज किया है। वेरी गुड तान्या। मुझे शक्ल याद भी हो गई, नहीं तुम्हें को याद नहीं रहती है तो तुम जब मिलोगे तो सही भी रहता है। यस आरवी, आरवी वीडियो ऑन करना फॉर मूवमेंट बस। फिर तो अगर अनम्यूट कर कोई प्रॉब्लम है तो बंद कर सकती है, नेटवर्क के इश्यू है तो। यस सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं समझ में आया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं पता लगा, चलो मैं बता देता हूँ। गुड। फॉर्मूला स्पीड का हमारा क्या आया, फाइनल अंडर रूट, जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो गामा पी बाय रो, ऐसा है। गामा भी है, पी भी, रो भी है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अपनी आइडियल केस इक्वेशन की उन्होंने हेल्प ली है। इसको देखो, फॉर 1 मोल पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है, पता है सबको, है ना। फॉर 1 मोल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की जगह ये आरटी हो गया। एंड डेंसिटी हम जानते हैं वो होता है मास बाय वॉल्यूम, ये भी पता है। तो यहां से अगर वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। अगर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाने पर ये मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे P वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू आरटी। अब अगर मैं P बाय रो को इधर रखूं और M को नीचे भेज दूं तो ये RT बाय M हो जाएगा ना, P बाय रो का वैल्यू। समझ आया ये? यहां से P बाय रो एज इट इज, P एज इट इज, M को नीचे भेज दिया तो P बाय रो कितना हो गया, RT बाय M। तो यहाँ पे भी तो P बाय रो था, इसको रिप्लेस कर दिया गामा RT बाय M से। R कांस्टेंट, अगर फॉर अ पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूलर मास, अगर ऑक्सीजन है तो फिक्स हो चुका होगा, नाइट्रोजन है तो फिक्स हो चुका होगा। गामा कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो T। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगा साउंड का। समझ आया सबको? ओके,
15.5 सेशन जो है, एक बार खोलो ना, 4 नहीं 5, 15.5 सेशन में पहला टॉपिक जो दिया है पेज नंबर 1 और 2 में, वो मोड्स और नीचे उसका डेरिवेशन ये, और नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 3 ये आपके करंट सिलेबस से जा चुका है। अब आपको सबसे पहले अपनी स्कूल के टीचर से कंफर्म करना है कि मैम ये पूछने तो नहीं वाले हो, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है। तो मतलब उस सेशन में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, बीट्स। ये बीट्स का मैं आपको वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, छोटू सा टॉपिक है एक डेरिवेशन के साथ। तो ये सेशन में सिर्फ इतना ही पार्ट है जो आपके सिलेबस में है, तो इसका मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगा आपको। 15.4 में करवा ही रहा हूं, तो आपका 15 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो 15.4 पर वापस आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पेज चेंज, सेशन चेंज। सबसे पहले एक चीज बताओ, ऑर्केस्ट्रा तो सब जानते होंगे, जहां पर एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जा रहे होते हैं। कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है बेसिकली। पर जब साथ में इनको प्ले किया जाता है तो खिचड़ी बन जाती है साउंड की? नहीं, तबला आपको अलग सुनाई दे रहा होता है, कोई गिटार प्ले कर रहा है तो आपको अलग सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि वेव्स के पास इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, चलो वापस आ जाओ इधर। सो मैंने क्या बोला कि जब इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जा रहे हैं तो सबसे साउंड वेव्स निकल रही हैं जो आपके ईयर ड्रम्स तक, कानों तक पहुंचती है, फिर आप इंटरप्रेट कर पाते हो। बट जब साथ में प्ले किए जाते हैं, स्टिल यू कैन easily able to identify the notes of different musical instrument. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ वेव। वेव जब ट्रैवल करती है तो उसको किसी और वेव से लेना देना नहीं होता है, वो उसका बिहेवियर वो नहीं छोड़ती है दूसरी वेव के प्रेजेंस में। इसी वजह से आप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पे प्ले किए जा रहे हैं। यही चीज आपको समझाई गई है पॉइंट नंबर 1 में, इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ वेव्स में। Wave preserves or sustain its individuality while traveling through space, and that's why we can easily able to identify the notes of different musical instrument when played together. ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये नाम इससे पहले भी सुना तो है आपने। चैप्टर अगर याद आ गया तो सही ट्रैक पे हो कि भाई कौन से चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया था। पूछूंगा नहीं किसी से, बट खुद से खुद पूछो। वेरी गुड प्रीत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है वो समझो। देखो, वेव होती क्या, एक टाइप का डिस्टरबेंस जो मीडियम में ट्रैवल करता है, और जब वो डिस्टरबेंस किसी पार्टिकल तक पहुंचता है तो उस पार्टिकल को भी वो मजबूर कर देता है ऑसिलेट होने के लिए। यही पढ़ा था हमने अभी तक इस चैप्टर में। अब मुझे आंसर मत भेजो, हेतवी रॉन्ग आंसर, अरिति राइट आंसर, पर इस पे फोकस करो।
सपोज करो एक डिस्टरबेंस ट्रैवल करके आ रहा है, इस पार्टिकल तक वो डिस्टरबेंस पहुंचेगा। जब ये डिस्टरबेंस इस पार्टिकल तक पहुंचता है तो ड्यू टू दिस डिस्टरबेंस ये पार्टिकल भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो इस वेव ने इस पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट क्या है y1। पहले तो रेस्ट पे था ना, जब डिस्टर्ब किया तो ऑसिलेट करने लग गया, ऑसिलेट किया तो उसकी भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली एक टाइम पे एक से ज्यादा वेव भी तो आ सकती थी, एक वेव इधर से आ गई, उसने भी इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दिया। उसने कितना दिया y2। एक वेव इधर से आ गई, उसने भी इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया y3। तो इस पार्टिकल का टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो इंडिविजुअल वेव्स ने उसको डिस्प्लेसमेंट दिए थे उन सभी का एडिशन कर दोगे तो आपको उसका टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर n वेव्स हैं तो यहां yn हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The resultant displacement of the particle is equal to the algebraic sum of the displacement given to it by two individual waves। अगर दो कंसिडर किए या by three individual waves। वापस से रिपीट कर रहा हूं, हर वेव पार्टिकल को कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देगी। पहली डिस्टरबेंस आया उसने इसको y1 डिस्प्लेसमेंट दिया, दूसरा आया इसने y2 दिया, तीसरा आया उसने y3 दिया। तो टोटल उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? y1 plus y2 plus y3। This is principle of superposition in waves। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर तीन फिनोमिना आपको पढ़ने हैं। फिनोमिना नंबर 1, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एक फिनोमिना ये पढ़ना है, ये 12th में भी आएगा वेव चैप्टर में, इसलिए सुनना ध्यान से। इंटरफेरेंस ऑफ वेव तब लाइट के लिए आएगा, अभी दूसरी वेव पार्ट है। सेकंड होगा स्टेशनरी वेव एंड थर्ड होता है बीट्स। ये तीनों सुपरपोजिशन के ही एक टाइप के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये दो कवर हो जाएंगे 15.4 सेशन में और ये हो जाएगा आपका 15.5 सेशन में। क्लियर? बहुत इजी है, थोड़ा मैथ्स लगता है, जो कि अभी तक अब पूरा फिजिक्स कर लिया है तो बायोलॉजी वालों को आदत पड़ चुकी है कि इतना मैथ्स तो सर हम कर ही लेंगे। गुड, ऐसा मैं मान लेता हूं। पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। मे बी मे नॉट बी, आप 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ के आए, बट अब जब मैं बताऊं साउंड चैप्टर में तो पता लग जाएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कब हम बोलेंगे कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, वो सोचो, बहुत इजी है। ये एक वेव और ये दूसरी वेव, अगर पहली वाली वेव का क्रेस्ट दूसरी वाली वेव के क्रेस्ट के साथ ही ऐड हो और पहली वाली का ट्रफ दूसरी के ट्रफ के साथ जाके ऐड हो, तो इस टाइप के सुपरपोजिशन को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब अगर इसका एम्पलीट्यूड ए इसका एम्पलीट्यूड ए, तो ऐड होने के बाद बेसिकली एम्पलीट्यूड तो डबल हो जाएगा, 2a, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब भी वेव कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज कर रही होगी तब हमेशा एम्पलीट्यूड कैसा हो जाया करेगा? मैक्सिमम। कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। वर्ड क्या याद रखना है? मैक्सिमम। डबल याद मत रखना, क्योंकि डबल तो तब होगा जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो, a + a 2a, पर हर केस में जरूरी नहीं होता है, बट ऐड हो रहा है ये फिक्स है। तो वर्ड क्या याद रखना चाहिए? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वो a + 3 हो के 4a हो,
a प्लस ए हो के 2a हो, डजंट मैटर, मैक्सिमम हो जाएगा, बस खत्म। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइडिया लगा सकते हो डिस्ट्रक्टिव क्या होता होगा? तो इजी है मानना अब इसमें। ये पहली वेव, ये दूसरी वेव। अगर पहली वाली वेव का क्रेस्ट दूसरी वाली वेव के ट्रफ के साथ जाके ऐड हो, एंड पहली का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट के साथ जाके ऐड हो, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाया करेगा? मिनिमम। और इस टाइप के सुपरपोजिशन को क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होते तो जो रिजल्टेंट वेव होती उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता? 0। ऊपर वाले ए ने नीचे वाले ए को कैंसिल आउट कर दिया। बट अगर ऊपर वाली का 2a होता, नीचे वाली का a होता, तो फिर नेट कितना निकलता? 2a माइनस a। इसलिए मैंने वर्ड ये यूज नहीं किया कि 0 हो जाएगा, मैंने यूज किया मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम 0 भी हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है दोनों के एम्पलीट्यूड कितने रखे गए। बस दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का थ्योरी। तो ये जो आपको पॉइंट नंबर 3 और 4 में दिया हुआ है, ये एक्चुअली वही है जो मैं अभी बता रहा हूं। मतलब इस पूरे पेज पे 299 पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। पेज टर्न करोगे तो टर्न करते से मिलेगा एक छोटू सा डेरिवेशन कि कंस्ट्रक्टिव बनने की कंडीशन क्या होगी और डिस्ट्रक्टिव बनने की कंडीशन क्या होगी। क्या होता है ये मैंने बता दिया, बट बनेगा कैसे? क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ कि वेव कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ कि वेव डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो। वो कंडीशंस डिराइव करनी है। और कंडीशंस हमेशा किसके टर्म्स में होती है? फाई के टर्म्स में। फाई को लेते हैं यहां पे हम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के टर्म्स में होगी। यस मोक्ष। Sir, could you please explain constructive and destructive interference again? Sir, मैंने आपकी आवाज कट गई थी। ओके, डायग्राम देख के मोक्ष क्या आइडिया लगता है? ब्लू वाला सिर्फ डायग्राम दिखा दिया तुझे मैंने। हाँ, क्या आइडिया लगता है? ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2, क्या हो रहा है? propagation. ठीक है, और क्या आइडिया लगता है? Sir, direction. नहीं, आइडिया मतलब देख, एक वेव है, दूसरी वेव है, बीच में लगा है साइन प्लस का, मतलब ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर रही है, ऐड हो रही है। हाँ हाँ। तो अगर क्रेस्ट से ऐड हो, ट्रफ से ऐड हो, तो उस टाइप के सुपरपोजिशन को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Constructive interference. Okay, sir. और इस टाइप से हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा सर, मतलब opposite हो तो destructive interference. यस, बस अपोजिट हो तो डिस्ट्रक्टिव। इन इसको बोलते एक्चुअली, अगर लैंग्वेज सीखनी है तुम्हें कि इसको बोला कैसे जाता है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है, अगर शो ऑफ करना है टीचर या फ्रेंड के सामने, तो उसको बोलते हैं इन फेस। साथ में स्टार्ट हो रही है, इसको आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ओवरलैप करेगी पूरा का पूरा, Yes. इसको Yes. बोलते हैं इन फेस। और Okay, sir. इसको Clear. बोला जाता है आउट ऑफ फेस। इन फेज हमेशा एंगल 0 डिग्री बनता है, और आउट ऑफ फेज में हमेशा एंगल 180 डिग्री। 180 degree. Yes, sir. चैप्टर नंबर 4 में मैंने जब ग्राफ बनवाए थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तब मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को देखो पूरे अपोजिट है। एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैंने बताया था आउट ऑफ फेज पूरे अपोजिट होता है, एंगल 180 डिग्री होता है दोनों के बीच में। Yes, sir. Okay, sir. Clear. आता हूं, क्लियर है यहां तक सबको? थम्स अप दे दो यार, सलाद हो गई नहीं तुझे। all right, good, thank you so much.
अब कंडीशंस डिराइव करनी है इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है दो वेव्स के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस रखा जाए सच दैट वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो या डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो। तो फाई का जनरल फॉर्मूला निकालना है किसी भी वेव के लिए, कैसी भी हो, जनरल निकालना है। अब उसको निकालने के लिए थोड़ा मैथ्स लगता है, मैं स्लोली स्लोली बताऊंगा, जहां नहीं पता लगे वहां रोक देना। चलिए सबसे पहले जो वेव ट्रैवल करके जाती है, जिसकी इस पूरे चैप्टर में हमने बात की है, उसका नाम होता है ट्रैवलिंग वेव। पता है ट्रैवलिंग वेव को और एक और नाम दिया जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये पता है? तो लिख लेना ट्रैवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और उस वेव का इक्वेशन हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, y x t is equals to a sin kx minus omega t या omega t minus kx। किया था ऐसा? नहीं किया देख सकते हो, याद दिला रहा हूं, बाकी किया तो था। अगर एक वेव ये है y1, ये है वेव नंबर 1, दूसरी वेव इससे कुछ आगे चल रही, कितना फाई से, तो मैं लिखूंगा a sin kx माइनस ओमेगा टी एज इट इज, प्लस क्या लगा दूंगा फाई। दैट मींस सेकेंड वेव इज अहेड ऑफ फर्स्ट वेव बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया, फेज डिफरेंस। अब अगर ये दोनों वेव किसी एक पॉइंट पे जाके सुपर इंपोज करती है, तो इस पॉइंट पर नई वेव का बर्थ होगा, और वो जो नई वेव होगी वो कैसे निकाली जाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 करके। वापस से जब ये वेव ऐसे जा रही है, ये वेव ऐसे जा रही है, एक पॉइंट पे जाके सुपर इंपोज होगी, तो उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो यहां पे लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। क्लियर? अब रख दो वैल्यूज। y1 का वैल्यू a sin kx माइनस ओमेगा टी, y2 का वैल्यू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। कॉमन निकाल सकता हूं a को, तो ऐसा कुछ हो जाएगा sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो देख के पता लग जाना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। बायोलॉजी वालों को बता दिया जाएगा मैथ्स वालों के थ्रू। बताओ भाई किसका फॉर्मूला है? मैथ्स में कौन ऐसा दिखता है? सर कोई नहीं। वेरी गुड कुलवीर। साइन ए प्लस साइन बी होता है ऐसा कुछ फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी, क्या उसको साइन सी प्लस साइन डी भी बोला जाता है? कैसे भी ले लो, सी प्लस डी, ए प्लस बी, जो बोलना है बोल लो, कश्य फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन, ये लिख के रखो तो जब अप्लाई करूं तो आप देख पाओ, c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। जब कभी भी आपको साइन ए प्लस बी दिखता हो, साइन ए प्लस बी नहीं, साइन ए प्लस साइन बी दिखता हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ सॉल्व करूंगा, फिजिक्स नहीं है यहां पे, हाँ सिर्फ सॉल्व करूंगा। ए फॉर्मूला कहता है साइन ए प्लस बी में पहले आता है 2,
लगा दिया 2, फिर आता है साइन, लगा दिया साइन, फिर आता है c प्लस डी बाई 2, सॉरी ये मैंने साइन c प्लस, मेरे को क्या बोलने की आदत c प्लस डी में लगी हुई है तो उसके हिसाब से लिख दिया मैंने साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अगर आप a और b लिख रहे हो तो वहां पे a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है c, ये क्या है आपका d। अब यहां पे क्या किया है c प्लस डी बाई 2, मतलब ये ब्रैकेट ग्रीन वाला और ये ब्रैकेट ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। kx प्लस kx 2kx माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी, जीरो इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर फाइव प्लस 5 बाई 2, ऐसा हो जाएगा। नोट से 1-2 स्टेप ज्यादा ही लिखूंगा कि आपको फ्यूचर के लिए याद रहे। तो ये स्टेप वहां नहीं दिया होगा, डायरेक्ट आंसर दिया होगा। फिर आता है कॉस, फिर आया कॉस c माइनस डी बाई 2। तुम बताओ मुझे सॉल्व करके c माइनस डी बाई 2 करके क्या बचेगा यहाँ पे। ग्रीन वाले ब्रैकेट्स को माइनस करो। यस तान्या, सर आई मीन आंसर बोलो या फिर पूरा इक्वेशन? आंसर बता। 5 बचेगा, 5/2। वेरी गुड, 5/2, या किसी को लग रहा होगा माइनस 5/2। ठीक है, देखो कॉस एक बड़ा कॉस के बाद स्पेशल पावर होता है। अगर कॉस के ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस के बाद माइनस थीटा भी हो ना तो भी उसको कॉस थीटा लिखा जाता है। कॉस थीटा को तो कॉस थीटा बोलेंगे, माइनस थीटा हो तो भी कॉस थीटा ही बोलेंगे, क्योंकि कॉस इज एन इवन फंक्शन, ऐसा आपको सिखाया जाएगा मैथ्स में। कॉस एक इवन फंक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट कॉस हमेशा माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही रहता है। आपको लर्न ही करना है, अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो मैथ्स वालों को सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद सिर्फ क्या बचेगा आपको 5/2। चला लोगे, लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो तनीषा चला लेना। अब देखो यहां पर अगर इस 2 को सबसे डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा कि 2 साइन 2kx बाई 2 kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 और यहां पर cos 5/2। सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आया। आ रहा है? तो इसको अच्छे से लिखूं तो 2a cos 5/2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। जान करके मैंने पीछे वाले cos को लिख दिया आगे और साइन को कर दिया पीछे। करा जा सकता है, ये पता है आपको, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में तो करा जा सकता है, बट करने का रीजन कोई बताएगा कि ऐसा क्यों किया होगा। इस इक्वेशन को मैंने ये देखो ऐसे लिखा है, cos को आगे लिख दिया, साइन वाले पार्ट को पीछे लिख रखा है। व्हाई इज दैट? मैं बता देता हूं, टफ है ये बता पाना, यही ट्रिक है यहाँ का। पार्टिकल के जब डिस्प्लेसमेंट का या वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक ही साइनोसॉइडल फंक्शन को आने की परमिशन है, या वो साइन होगा या वो कॉस होगा, दोनों तो नहीं दिखते। देखो यहां पर भी एक साइन दिख रहा है, यहां पर भी एक साइन दिख रहा है, बट जब साला ऐड किया तो यहां पे तो एक साइन एक कॉस, दो साइन और कॉस आ रहे थे, रख नहीं सकते। तो आपको किसी को एम्पलीट्यूड में भेजना पड़ेगा और कोई इसकी पोजीशन पर आएगा। अब एक वेव, ध्यान से सुनना, एक वेव की इक्वेशन में सिर्फ एम्पलीट्यूड ऐसा होता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होता है, वो तो कांस्टेंट टर्म है। क्या इन दोनों के बीच का फाई एक फेज डिफरेंस कांस्टेंट था? यस। तो देखो कॉस में टी तो नहीं आ रहा है कहीं भी, ना टी आ रहा है ना एक्स आ रहा है, मतलब ये वाला जो टर्म है वो एक्चुअली टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर वो हो ही नहीं रहा है टाइम के साथ चेंज, तो मैंने उस पूरे पार्ट को किसके अंदर कंसिडर किया है? एम्पलीट्यूड। अब देखो ये आपकी नया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड हो गया, कंपेयर करो, ये उसका साइनोसॉइडल पार्ट हो गया और ये पीछे पूरा जो था वो उसका फेज वाला पार्ट हो जाएगा।
तो नई वेव जो बनी डिस्प्लेसमेंट की, उसका एम्पलीट्यूड कितना निकल के आया? 2a cos phi by 2। यहां तक क्लियर है? हमेशा जिसमें t आ रहा हो उसको पीछे लिखने का है, जिसमें ना आ रहा उसको आगे लिखने का है। ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि टी आ रहा है मतलब टाइम के साथ चेंज होगा, टी नहीं आ रहा मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो किस में चला जाएगा? एम्पलीट्यूड। अब वापस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में चलते हैं। ये पेज के जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था कि जब क्रेस्ट के साथ ऐड होता है तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब ऐसा होता है तो किसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता था? किसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता था? वेरी गुड कुलवीर, आरवी, तनीषा ने मुझे लिपसिंग से मुझे पता लग गया किसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है? एम्पलीट्यूड। तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पहचान है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड डिस्ट्रक्टिव की मिनिमम एम्पलीट्यूड। मुझे करनी थी कंडीशंस डिराइव। अब कंडीशंस देखो, अभी तक डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम चाहता हूं तो कॉस को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाना पड़ेगा, तो ही हो सकता है मैक्सिमम। तो cos पाई बाय 2 को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर जाओगे तो +1 होती है, नीचे जाओगे तो -1 होती है। तो जब cos phi by 2 +1 या -1 होगा, एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आया? अब cos की टेबल में +1 और -1 कहां पर आता है? मुझे पता है cos 0 पे होता है 1, cos 180 पर होता है -1, फिर वापस cos 2 पाई पर हो जाता है 1, cos 3 पाई पर हो जाता है -1, 4 पाई पर होता है +1 एंड वापस से जाकर 4 पाई के बाद 5 पाई पे हो जाता है -1। तो मुझे प्लस और -1 की अगर जनरल कंडीशन चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूं n पाई। देखो पाई तो सब में आ रहा है, आगे क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5। तो दिस इज cos n पाई। प्लस -1 की जगह क्या लिख दूं? cos n पाई। उससे क्या होगा? n की वैल्यू 0 रखो, क्या बन जाएगा? cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। n की वैल्यू 1 रखो, क्या बन जाएगा? cos 180 डिग्री, वो क्या होता है? -1। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर प्लस और -1। याद है? बहुत बढ़िया। याद नहीं है तो कर लेना चाहिए। दिस इज स्मार्ट तरीका, आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। कि अगर आपसे कोई पूछे भाई प्लस और -1 चाहिए कॉस की टेबल में, जनरल फॉर्मूला बताओ, cos n पाई। इधर भी cos इधर भी cos, उड़ा दो। लिटरली उड़ाना नहीं है, सिर्फ सोचना है। और 5/2 इज इक्वल टू n पाई। कंपेयर करो तो 5/2 की जगह क्या आ रहा है? n पाई। 5 कितना आ गया? 2n पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। जब दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, तब वो हमेशा कैसे सुपर इंपोज किया करेंगे? कंस्ट्रक्टिवली। और कैसा एम्पलीट्यूड दिया करेंगे? मैक्सिमम। ये कंडीशंस डिराइव किया हमने। कोई आपसे पूछे कि ये दो वेव है, इसको कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करवाना है, क्या करें? आप बोलोगे उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई रख दे, हो जाएगा काम ऐसे। अब सेम चीज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब बेसिकली मिनिमम वैल्यू। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है? 0। मिनिमम, बेसिकली मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब सबको 0 बना देता हूं, गायब भी उड़ जाएगा। और 0 बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? cos phi by 2 कब
अगर 0 हो जाए cos phi by 2 तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 0 सब क्वांटिटी 0 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएगा। अब cos की टेबल में 0 कब कब आता है ये बताएं। ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2 और ये होता है 2 पाई। ये पता है cos 90 पे 0 होता है, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है, फिर वापस घूम के इधर जाओगे तो अगला टर्म क्या आएगा 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2, फिर 11 पाई बाय 2। ये जनरल फॉर्मूला होता है 0 होने का। तो अब आपको अगर जनरल फॉर्मूला लिखवाऊं मैं उसका, तो cos phi by 2 के लिए आप याद रख सकते हो cos 2n plus 1 pi by 2। वैल्यू पुट करके देख लो, n की वैल्यू 0 रखो, क्या pi by 2 बच रहा है? n की वैल्यू 1 रखो तो 3 pi by 2 हो रहा है, 2 रखो 5 pi by 2, 3 रखो 7 pi by 2। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर 0, cos 0। तो 5 by 2 कितना आ गया 2n plus 1 pi by 2, 2 से 2 कैंसिल, इस केस का 5 कितना आ गया 2n plus 1 pi। कोई बोले वेव को डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करवाना है, क्या करें? बोल देना उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना रखो 2n plus 1 pi। 2n plus 1 को बोलते हैं ऑड इंटीग्रल, पता है? तो याद रखना है ऑड इंटीग्रल, क्योंकि वैल्यू पुट करो ऑड वैल्यूज ही आएगी सब, 1 3 5 7 9 11 13, तो इसको बोलते हैं ऑड इंटीग्रल। 2n को क्या बोलते हैं? अब तो आइडिया लग जाएगा, इवन इंटीग्रल। किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे वैल्यू इवन ही आएगा। 2 इंटू 0 0, वो इवन ऑड नहीं होता है। बट n की वैल्यू फिर 1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा 2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर आएगा 4, हमेशा इवन वैल्यू ही मिलेगी। तो अगर थोड़ा और स्मार्ट वे में इसको बोलना हो तो सुनना, जब दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल ऑफ पाई होगा, 2n को क्या बोला मैंने, इवन इंटीग्रल ऑफ पाई, तब वो कैसे सुपर इंपोज किया करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, और एम्पलीट्यूड कैसे दिया करेंगे मैक्सिमम। जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसा रखा जाए, ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई, ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई, तब वो कैसे सुपर इंपोज किया करेंगे डिस्ट्रक्टिवली, और एम्पलीट्यूड कैसा दिया करेंगे मिनिमम। अब इवन इंटीग्रल बोलना है या 2n पाई, ऑड इंटीग्रल बोलना है या 2n plus 1 पाई, इट्स ऑल अप टू यू। यस कुलवीर? सर मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस के दोनों साइड्स पे ही रहेंगे ना, राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन। अभी हाल हम हमारे कंसीडरेशन में, क्योंकि हमने x माना है इसलिए ये x के लिए, बट दैट डजंट मीन कि वेव्स x पे ही चलती है, वो y z पे भी जा सकती है। बट ये इसमें कहीं x और y नहीं आ रहा, ये एक जनरल चीज पता लगी है, वो y पे हो z पे हो या कहीं और हो, दोनों के बीच में इतना फेज डिफरेंस रख दिया तो वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज किया करेंगे। कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज होने पर दिखता कैसे है, ऐसा कुछ दिखता है। अगर ये रख दिया तो वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज किया करेंगे, और डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोजिशन ऐसे दिखता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ये वाला पार्ट। ये मैंने आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव पूरा बता दिया, सुपरपोजिशन का फर्स्ट पार्ट। नोट्स में पॉइंट नंबर 5 ये ही डेरिवेशन है आपका, तो एक बार के लिए ये वाला पार्ट देखो, समझो। मतलब मैंने पूरा लिखवा दिया है विद मोर नंबर ऑफ स्टेप्स सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। तो ये तो आपको देखना ही है, बट कोई डाउट आ रहा हो पॉइंट नंबर 5 में से तो पूछ सकते हैं। चीज टफ नहीं है, सिर्फ मैथ्स है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक बार लिखोगे और याद हो जाएगा, अच्छी बात है। पर अगर आपको लगता नहीं यार मैथ्स में थोड़ा बहुत ये स्टेप में ऊपर नीचे कर सकती हो, कर सकता हो, 2 बार लिख लो। और टफ नहीं बोल सकते इसको, टफ अलग चीज होती है। टफ बोलना होता तो मैं बोलता चैप्टर 7 के डेरिवेशन, कहीं ना कहीं वो चैप्टर 7 के कुछ डेरिवेशन टफ लगते हैं, तो आपको नहीं, हर साल हर स्टूडेंट को लगते हैं। तो वो मैं बोल सकता था थोड़ा लिखना कॉम्प्लिकेटेड, ये तो मैथमेटिकल इटरेशन है। मैथ्स बस
एक स्टेप अगले स्टेप पे गाइड कर देगा रास्ता, फिर अगला स्टेप अगले, 2 बार लिखना पड़ेगा बस, आप 2-3 बार लिख के रखोगे अपने आप याद हो जाएगी। डन। अब एक चीज बताता हूं, टाइम मिला तो मैं उसका वीडियो भी आपको बताता हूं। देखो अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव थ्रू अ रिजिड सपोर्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम एन ओपन बाउंड्री। पहले उसकी थ्योरी समझो, फिर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस ये आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा। जो स्टेशनरी वेव्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इधर देखना, एक स्ट्रिंग है जिसको आपने फिक्स कर दिया रिजिड सपोर्ट से। अब देखो, जैसे ही आप एक टाइप का यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो तो यहाँ पे एक ऐसा माउंटेन बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, जो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा हो डिस्टरबेंस। थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर थोड़ी देर में ये यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली जाकर जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, क्या अपने आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है और ऊपर आने के लिए मजबूर कर रहा है डिस्टरबेंस। यस, डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। बट जब ये डिस्टरबेंस इस एंड पर पहुंचेगा तो ये एंड तो क्या है, रिजिड, इसको तो मूव करना ही नहीं है। तो यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करेगा। इस डिस्टरबेंस ने चाहा कि ये पार्टिकल ऊपर आए, बट क्या वो आया? नहीं। उसने इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का फोर्स इसको दिया, और एक्चुअली जब ये डिस्टरबेंस रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इसको उल्टा कर देगा। जाते वक्त ऊपर था, आते वक्त नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, तो जो ऊपर पहले ऑसिलेट कर रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद वो नीचे करने लग जाएगा। तो गया था ऐसे, आएगा उल्टा होके। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसी बाउंड्री से हो रहा है? रिजिड बाउंड्री से। अरिति, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव थ्रू अ रिजिड सपोर्ट। बट ओपन बाउंड्री जैसा भी कुछ सिस्टम होता है। ओपन बाउंड्री का मतलब होता है यहां पर आपने एक रिंग लगा दी, जो रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकती है, और अब आपने उस रिंग से क्या किया, स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रखा है। अब जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे और ये डिस्टरबेंस जब आगे ट्रैवल कर रहा होगा, तो जैसे ही वो डिस्टरबेंस इस एंड तक पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इस रिंग को ऊपर की तरफ डिस्टर्ब करना चाहेगा, क्योंकि हर पार्टिकल के साथ वही कर रहा है। बट क्योंकि रिंग है, वो कर सकती है, तो वो जाएगी ऊपर। तो ये ऊपर गई और फिर वापस से नीचे आएगी। मतलब जाते वक्त भी ये डिस्टरबेंस सेम ही डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ओपन बाउंड्री ने उसको करने का परमिशन दिया। ये ऐसे गया इस तरफ, और जैसे ही रिंग ऊपर गई तो यहां से एक झटका वापस से लगा उसको, जो उसको सेम डायरेक्शन में ही वापस रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है। नॉट लाइक दिस, जहां पर वो अपोजिट हो जाता था। यहां पर इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री आउट ऑफ फेस दिख रहे, अपोजिट। बट यहां पे 0 डिग्री इन फेस। एक वीडियो बताता हूं। मेरी आवाज आ रही है? वीडियो की नहीं आएगी, ठीक है? तो सिर्फ आपको देखना है। ये पहला वाला केस जो ये पर्सन बताएगा, ये रिजिड बाउंड्री वाला होने वाला है, जितना मुझे पता है। देख लेते हैं। फिक्स्ड एंड है
और ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। यही बताया था मैंने, फिक्स बाउंड्री पे गया था ऐसे, आ गया उल्टा हो गया। और लूज एंड हो, ओपन बाउंड्री हो, जिसको हम ओपन बोलते हैं, जैसा गया था वैसे ही आता है। ये फिक्स्ड एंड वाला का स्लोमो, देखो इससे ज्यादा इमेजिन नहीं करवा सकता मैं। हाँ मैंने करवा दिया है जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर है इतना? रीड पॉइंट नंबर 6 and 7 of your notes. कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो। पॉइंट नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, स्टेशनरी वेव, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सर? सर वो लूज एंड वाला में वो वापस कैसे आएगा, मतलब वो रिंग वापस नीचे क्यों आएगी? जब ये यहां से यहां जा रहा था तो हर बार इसको अपने ऐसे झटका देते ना, जब झटका देते तो उस झटके की वजह से वो इस तरीके से आगे जा रहा होता है। अब जब ये ऊपर जाता है तो यहां से उसकी इलास्टिसिटी, इसको छोड़ थोड़ी ना दिया, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड ही है, तो ऊपर जाता है, डिस्टरबेंस वापस जाना है उसको, डिस्टरबेंस को अब डिसाइड करेगा डिस्टरबेंस जाते वक्त यहां से उसको रिएक्शन कैसा मिला। रिजिड सपोर्ट वाला मिला तो उसको अपोजिट हो जाना पड़ता है, लूज एंड वाला मिला तो सेम झटका जो मैंने इधर से दिया था, एग्जैक्ट सेम झटका उसने स्लोमो में दिखाया था, इस डायरेक्शन में वो एग्जैक्ट सेम झटका उसको ऐसा मिलता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या इमेजिन नहीं करवा सकता, इसलिए मैं वीडियो दिखा दिया, देखो कि ऐसा होता है। यस इमेजिन, सर। बस ऐसा होता है। अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी, तो ही जाके कुछ चीजें जब आपको पूछी जाएगी तो आपको क्लियर होगा। शब्दों में यस बयां सर। करना टफ है, इसलिए दिखा दिया मैंने। कोई डाउट है किसी को? पॉइंट नंबर 6 7 पढ़ लो, वहां पे ये दिया होगा। कभी बाय चांस एक्सप्लेन करने को आ गया तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर क्लास वाइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस सेशन के बाद वाला सेशन तो मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ, एक ही टॉपिक है बीट्स, और न्यूमेरिकल में ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूँ चैप्टर के। अगर आपने मैसेज पढ़े हैं ग्रुप पे और देखा है तो न्यूमेरिकल तो पूरे के पूरे सेशन के चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, 14 के भी 15 के भी। आई होप आप देख रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद एज वी प्रोमिस्ड कि एक्स्ट्रा क्लास के बावजूद मैं चैप्टर 13 रेगुलर में करवाऊंगा। तो आपकी एग्जाम लेट है तो आप अटेंड कर सकते हो, और आ गई है, नहीं टाइम चाहिए तो आप वीडियो देख लो और डाउट्स पूछ लो, दोनों मैंने ऑप्शंस रखे हुए। ठीक है, अब स्मार्ट आप हो, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दैट एक्शंस लो और स्टार्ट हो जाओ एंड टेक ओनरशिप। अपने काम की खुद लो। स्वाति मैम से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको पेपर सॉल्व करना है। इन शॉर्ट पेपर सॉल्व करना है,
अब आप खुद दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैम आपको कॉल करेगी, बोलेगी दो। बट अगेन काम तुम्हारा है, तुमको ही हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। पूरे साल भर जिसके लिए पढ़े हो नंबर, वो इससे ही आने वाले पेपर से। एटलीस्ट जो आ सकते तो उससे ज्यादा ही आएंगे अगर पेपर कर लिया तो। ठीक है, ऑलराइट। सो जिसको डाउट है, जैसे मॉक्स तो रुक जा, तूने जो डाउट पूछा, बाकी अब फ्री है मेरी साइड से। बाय बाय एवरीवन, डाउट वाले रुक जाओ।